तो देखो बेटा, पहला न्यूमेरिकल आपके सामने है वेक्टर एनालिसिस का। अ वेक्टर सी, एक कोई वेक्टर है सी, व्हेन एडेड टू रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स ए एंड बी, जब इस वेक्टर सी को वेक्टर ए और वेक्टर बी के रिजल्टेंट के साथ जोड़ा जाता है, गिव्स अ यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस। क्या देता है? वाई एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर देता है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ सी, वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड निकालिए। अब बच्चों को इस तरह के क्वेश्चंस करने में काफी कंफ्यूजन होती है, लेकिन मैं ये कहूंगा कि आप बिल्कुल भी कंफ्यूज्ड बिल्कुल मत होइएगा और परेशान बिल्कुल मत होइए। जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता जा रहा है वैसे वैसे आप उसको करते जाइए। फिजिक्स के क्वेश्चंस की यही खास बात होती है, स्टेटमेंट के अलोंग अगर आप चलेंगे तो क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएगा। देखिए, वेक्टर सी है, हम इसको जब जोड़ते हैं, व्हेन एडेड मतलब ऐड करना, रिजल्टेंट ऑफ, किसके रिजल्टेंट? वेक्टर ए और वेक्टर बी के रिजल्टेंट के साथ जब इसको हम जोड़ते हैं, मतलब ए और बी का रिजल्टेंट निकलेगा, फिर उस रिजल्टेंट को हम वेक्टर सी के साथ ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है गिव्स अ यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस। तो आपसे पूछ रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ सी क्या होगा। तो पहले काम करते हैं वेक्टर ए और वेक्टर बी का हम निकालते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। हम क्या निकालेंगे? वेक्टर ए और वेक्टर बी का रिजल्टेंट वेक्टर निकालेंगे। मान लेते हैं वेक्टर ए और वेक्टर बी का रिजल्टेंट वेक्टर है आर। भाई ए बी का रिजल्टेंट वेक्टर आर ही तो निकालते थे ना, भूल गए क्या? वेक्टर ए, फिर वेक्टर ए के टेल से वेक्टर बी के हेड को मिलाते थे, फिर ए के टेल से वेक्टर बी का हेड मिलाते थे, तो दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर होता था। बस वही करते हैं। तो पहले तो रिजल्टेंट वेक्टर निकालिए, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो वेक्टर ए आपके पास दिया गया है 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस 5k कैप, ठीक है। प्लस का साइन लगाइए। वेक्टर बी लिखिए 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप। ये दो वेक्टर्स आपको दिया गया, हमने दो वेक्टर का रिजल्टेंट कैसे निकालना है आपको बहुत आसानी से आ गया। भूले तो नहीं हो ना? चलिए, वेक्टर ए ये है आपका, ठीक है। वेक्टर ए के हेड से वेक्टर बी का टेल मिला देते हैं, ये वेक्टर बी हो गया। अब वेक्टर ए के टेल से वेक्टर बी के हेड को मिलाते हुए एक रिजल्टेंट वेक्टर बनाते हैं आर। इस आर को क्या बोलते हैं? रिजल्टेंट वेक्टर। इन दो वेक्टर्स का एडिशन ही तो होता है, ठीक है। बात समझ आ रही? और दो दो वेक्टर्स के बीच का एंगल क्या होता है? थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ये आप पढ़ चुके हैं। तो हमने रिजल्टेंट वेक्टर कैसे निकाला? ऐड करिए, 3i कैप प्लस 2i कैप कितना होगा? 5i कैप माइनस 4j कैप प्लस 3j कैप हो जाएगा माइनस j कैप, 5k कैप माइनस 4k कैप हो जाएगा प्लस k कैप। प्लस माइनस तो आप आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ये रिजल्टेंट वेक्टर निकल गया। अब जब इस रिजल्टेंट वेक्टर को वेक्टर सी में हम ऐड करते हैं तो हमें मिलता है यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस। और वाई एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर को बोलते हैं जे कैप, एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर को बोलते हैं आई कैप, और जेड डायरेक्शन के अलोंग यूनिट वेक्टर को बोलते हैं के कैप। ये आप जानते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जब हम इस रिजल्टेंट वेक्टर को इस हम वेक्टर सी के साथ हम ऐड करते हैं तो हमें मिलता है यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या होता है? जे कैप ही तो होता है। तो हमें ये मिलता है। चलिए, हमें वेक्टर सी तो निकालना है क्योंकि हमें मैग्नीट्यूड सी का निकालना है। तो हम क्या कर सकते हैं? दैट्स राइट का साइन करेंगे, वेक्टर सी को आप एज इट इज रोकेंगे और जे आर कैप को उस तरफ ले जाएंगे। तो जे कैप माइनस वेक्टर आर, बोलो ठीक है। वेक्टर आर तुम्हें पता है, अभी तुमने निकाला है वेक्टर आर, उठा के यहाँ पुट कर दो। चलो पुट करो फटाफट। तो ये हो गया जे कैप माइनस ब्रैकेट में आर कैप कितना है? 5i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, बोलो ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करो फटाफट से। तो वेक्टर सी कितना हो जाएगा? वेक्टर सी बराबर हो जाएगा माइनस 5i कैप जे, और ये आपको हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जे प्लस जे 2j कैप हो जाएगा, और हो जाएगा माइनस के कैप, ठीक है। तो ये निकल गया, आपने वेक्टर सी आपके सामने आ गया। देखो, हम इस वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो बस कैसे निकालते हैं मैग्नीट्यूड? सी अंडर रूट के अंदर आई कैप का मल्टीपल 5 का स्क्वायर प्लस जे कैप का मल्टीपल 2 का स्क्वायर प्लस के कैप का मल्टीपल माइनस 1 का स्क्वायर। इसके स्क्वायर करके ऐड कर दो तो आपका हो जाएगा अंडर रूट के अंदर 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 प्लस 4, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, तो ये हो गया 4 प्लस 1। तो इट कम्स आउट टू बी अंडर रूट 30। कितना हो गया? अंडर रूट 30 यूनिट। बोलो बच्चे ठीक है। तो आपने क्या निकाल लिया? इस वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड निकाल। देखो वेक्टर सी तो ये है और इस वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड ये निकाल लिया। कितना आसान क्वेश्चन है कि नहीं, इसे बताइए। तो इस तरह से क्वेश्चन को आपको अप्रोच से करना है। उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और आपने खुद सॉल्व किया होगा, ठीक है। चलिए हम चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बने रहिए, कहीं जाइएगा नहीं। देखो बेटा, अभी आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ वेक्टर ए, आपके पास कोई वेक्टर ए है
3i कैप प्लस 4j कैप, और वेक्टर बी है 7i कैप प्लस 24j कैप। ठीक है, दो वेक्टर्स हैं आपके पास। आपसे कह रहा है फाइंड द वेक्टर, एक ऐसा वेक्टर फाइंड आउट करिए जिसका मैग्नीट्यूड इस वेक्टर ए के बराबर हो और पैरेलल टू बी हो, मतलब वो वेक्टर इस वेक्टर बी के पैरेलल हो। क्वेश्चन को सॉल्व करना है, वो वेक्टर फाइंड आउट करना है जो ए, जिसका मैग्नीट्यूड वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड के बराबर हो और जो वेक्टर बी के पैरेलल हो। बहुत आसान क्वेश्चन है, देखिए कैसे करेंगे। आपको पता है, आपसे कहा जा रहा है कि कोई भी, मान लीजिए लेट एक दूसरा कोई वेक्टर है, मान लीजिए उसको मैं फाइंड आउट करना है वेक्टर आर। लेट द वेक्टर बी आर, मान लेते हैं लेट द वेक्टर बी आर। अब क्वेश्चन ये कह रहा है आपसे कि जो वेक्टर आर आपने लिया है इसका मैग्नीट्यूड वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड के बराबर हो, पहली बात कंडीशन नंबर 1। और दूसरी बात बोल रहा है कि जो इस वेक्टर आर का जो डायरेक्शन वेक्टर है वो वेक्टर बी के डायरेक्शन वेक्टर के बराबर है, क्योंकि दोनों वेक्टर एक दूसरे के डायरेक्शन में है। वेक्टर ए जो वेक्टर आर है और वेक्टर बी है वो उसके पैरेलल है। अच्छा, दो वेक्टर अगर पैरेलल होते हैं तो दोनों की डायरेक्शन तो सेम होती है ना। एंटी पैरेलल में इनकी डायरेक्शन अपोजिट होती है, लेकिन दो वेक्टर्स अगर पैरेलल है दोनों की डायरेक्शन सेम होगी। इसका मतलब जो डायरेक्शन बी की होगी वही डायरेक्शन आर की होगी। इसका मतलब जो डायरेक्शन वेक्टर बी का होगा वही डायरेक्शन वेक्टर आर का भी होगा। इतनी बात समझ में आ रही है? चलिए, तो दो कंडीशन आपको यहां से दी गई है। अब बात आती है कि हमें वो वेक्टर फाइंड आउट करना है। अब आपको पता है वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं r इज इक्वल्स टू r डॉट r कैप से। ये r का मैग्नीट्यूड r तो आपको दिया गया है इस वेक्टर a के मैग्नीट्यूड के बराबर, और r कैप मतलब वेक्टर b की डायरेक्शन, तो भी कह सकते हैं b कैप। कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलो, अब तुम्हारे पास सब कुछ दिया गया है। वेक्टर a का मैग्नीट्यूड तुम आराम से निकाल के यहां पे रख सकते हो। तो हमें सबसे पहले वेक्टर a का मैग्नीट्यूड निकालना है। कैसे निकालेंगे? अंडर रूट के अंदर i कैप का मल्टीपल 3 का स्क्वायर, j कैप का मल्टीपल कितना है 4 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर हो गया 25, और 25 का स्क्वायर रूट बाहर निकालेंगे आ जाएगा 5। मतलब वेक्टर a का मैग्नीट्यूड आ गया 5 यूनिट। चलो, अब वेक्टर b का हमें निकालना है डायरेक्शन वेक्टर। वेक्टर b का डायरेक्शन वेक्टर कैसे निकालेंगे? आपको पता होना चाहिए डायरेक्शन वेक्टर बराबर होता है वेक्टर b अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। तो ये तो फॉर्मूला मैंने बताया था ना। अच्छा, वेक्टर b आपको पता है 7i कैप लिखा हुआ है प्लस 24j कैप लिखा हुआ है डिवाइडेड बाय इस वेक्टर b का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? अंडर रूट के अंदर i कैप का मल्टीपल 7 का स्क्वायर प्लस j कैप का मल्टीपल 24 का स्क्वायर। ऐसे तो करेंगे। अब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद आपको आ जाएगा 7i कैप प्लस 24j कैप, और जब आप इसको नीचे से सिंप्लीफाई कर लोगे ना, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 625। कितना आ जाएगा? 625, और 625 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 25 होता है। तो आप इसमें से यहां से क्या निकाल लेंगे? 25 बाहर निकाल लेंगे। इसको आप सिंप्लीफाई कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो बस आपको a का मैग्नीट्यूड आ गया, b की डायरेक्शन आ गई, उठा के आप पुट कर दो। तो वेक्टर r बराबर क्या हो जाएगा? a आपको आ गया 5 इंटू b कैप आपको आ गया ब्रैकेट में 7i कैप प्लस 24j कैप ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय 25। देखो 5 से 25 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 7i कैप प्लस 24j कैप डिवाइडेड बाय 5। सो दिस इज व्हाट द रिक्वायर्ड वेक्टर। ये है आपका रिक्वायर्ड वेक्टर जो आपसे पूछा जा रहा था कंडीशन के अकॉर्डिंग, कि वो वेक्टर फाइंड आउट करिए जिसका मैग्नीट्यूड वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड के बराबर हो और जो वेक्टर बी के पैरेलल हो। दो वेक्टर अगर आपस में पैरेलल होते हैं, जैसे ऐसे ले रहा है, देखो वेक्टर बी ये है और वेक्टर आर ये है, मतलब इनके मैग्नीट्यूड बराबर नहीं है। वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड के बराबर नहीं है, लेकिन दोनों की डायरेक्शन सेम है। अगर दोनों की डायरेक्शन सेम होती है तो हम ये कह सकते हैं कि आर कैप ये है, इसकी डायरेक्शन आर कैप, इसकी डायरेक्शन बी कैप, ये आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे, बराबर होंगे। ठीक है जी, बात समझ में आ रही है? चलिए, तो किस तरह से क्वेश्चंस को किया जा रहा है, किस अप्रोच के साथ क्वेश्चन को सॉल्व किया जा रहा है, एक बार आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन खुद सॉल्व करिए, उसके बाद आप देखिए इसको कैसे किया जा रहा है। ठीक है, बात समझ में आ गया? आसान क्वेश्चन है, इजी है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बने रहिए, कहीं मत जाइएगा। देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे सामने बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन ये देखने में लगता है कि बहुत टफ क्वेश्चन होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आप क्वेश्चन को समझोगे समझ में आ जाएगा। फाइंड द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। इस वेक्टर का हमें कंपोनेंट निकालना है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर। इस वेक्टर ए का कंपोनेंट निकालना है इस वेक्टर के अलोंग। बहुत आसान है, बहुत ही ज्यादा इजी है। मान लेते हैं ये हमारा कोई वेक्टर है बी, मान लेते हैं हमारा कोई वेक्टर है बी 2i कैप माइनस 3j कैप, इसको आप वेक्टर बी मानिए, और वेक्टर आपको दिया गया है वेक्टर ए 3i कैप प्लस 4j कैप। ठीक है,
मान लो कि वेक्टर बी तुम्हारा ये है और वेक्टर ए तुम्हारा है और मान लो इनके बीच का एंगल है थीटा मान लेते हैं। हमें इस वेक्टर ए का कंपोनेंट निकालना है बी के अलाउंग, मतलब इस वेक्टर बी के अलाउंग। तो बताओ इस वेक्टर का कंपोनेंट बी के अलाउंग क्या होगा? तो आप बताओगे सर इसका कंपोनेंट, इस वेक्टर का कंपोनेंट बी के अलाउंग क्या होगा? बी के अलाउंग होगा ए कॉस थीटा। बोलो होगा कि नहीं? बात समझ में आती है भाई? इस वेक्टर बी का, इस वेक्टर ए का कंपोनेंट बी के अलोंग यही तो होगा, ए कॉस थीटा। ये तो मैग्नीट्यूड आ गया। अब क्योंकि आपको वेक्टर पूछ रहा है, अगर आपको वेक्टर पूछ रहा है तो बेटा ये ए कॉस थीटा क्या है? ये ए कॉस थीटा है इस वेक्टर ए का एक्स एक्सिस के अलोंग या इस वेक्टर बी के अलोंग कंपोनेंट। तो हम कह सकते हैं कि ए एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा। ये ए एक्स क्या है? ये ए एक्स है इस वेक्टर ए का वेक्टर बी के अलोंग कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड। ठीक है। अब क्योंकि आपको वेक्टर फॉर्म में निकालना है तो वेक्टर फॉर्म में निकालने के लिए आप क्या करेंगे? इस पे लगा देंगे वेक्टर। अब आप वेक्टर लगाएंगे तो आपको डायरेक्शन बताना पड़ेगा। तो ये जो मैग्नीट्यूड निकला है वेक्टर ए का बी के अलोंग, जो मैग्नीट्यूड निकला है, जो कंपोनेंट निकला है, इसकी डायरेक्शन किसके अलोंग है? वेक्टर बी के अलोंग है ना। वेक्टर बी के अलोंग है कि नहीं? तो वेक्टर बी का डायरेक्शन ले लेंगे। यहाँ पे किसका डायरेक्शन लेंगे? वेक्टर बी का डायरेक्शन ले लेंगे। तो यही आपको फाइंड आउट करना है। बस हो गया खत्म। अब आपको करना क्या है? अब आपको सिर्फ निकालना है ए कॉस थीटा वेक्टर ए का। बहुत आसान है, बहुत इजी है। चलिए तो करके देखा जाए। हाँ करके देखते हैं पहले। तो सबसे पहले तो एक काम करते हैं, इनके बीच का हमें सबसे पहले निकालना पड़ेगा एंगल। हमें इनके बीच का क्या निकालना पड़ेगा? एंगल निकालना पड़ेगा। और दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए कि हम क्या यूज करते हैं? डॉट प्रोडक्ट यूज करते हैं। तो ए डॉट बी बराबर क्या होगा? ए बी कॉस थीटा। चलिए एंगल निकालने की भी मुझको लगता है जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको पता है कि हमें निकालना है a cos थीटा। तो बेटा यहां से a cos थीटा तुम निकाल सकते हो। देखो a cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा? a cos थीटा बराबर हो जाएगा वेक्टर a डॉट वेक्टर b डिवाइडेड बाय b। बोलो यही तो होगा cos थीटा, क्योंकि हमें a cos थीटा तो निकालना है और a cos थीटा हम यहां से निकाल सकते हैं। आसान है। नाउ अब हम क्या करेंगे? बहुत आसान है। देखो तुम पहले a cos थीटा निकालो, ठीक है, उसके बाद हम b कैप से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों b कैप से मल्टीप्लाई किया गया? समझ में आया? क्योंकि हमें इस वेक्टर का कंपोनेंट निकालना है। फाइंड द वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी। ए का हमें कंपोनेंट निकालना है बी के अलोंग, भी वेक्टर फॉर्म में। तो वेक्टर फॉर्म में तो यही होगा। वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड चाहिए और डायरेक्शन चाहिए। तो मैग्नीट्यूड तो ये ए कॉस थीटा है, वो आपको यहां से मिल जाएगा। बी कैप कहां से मिलेगा? इस वेक्टर बी की डायरेक्शन से मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर हो रही है बात? चलिए वेक्टर ए आपके पास दिया गया है, कितना है वेक्टर ए? 3i कैप प्लस 4j कैप इन ब्रैकेट लगा दीजिए, डॉट करिए। वेक्टर बी कितना है? 2i कैप माइनस 3j कैप डिवाइडेड बाय बी का मैग्नीट्यूड। इस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कैसे लिखेंगे? 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। ठीक है, चलिए अब इसको सिंप्लीफाई करिए। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो व्हाट वी हैव टू गेट? i कैप का डॉट प्रोडक्ट 1 होता है, तो 3 2 6 हो जाएगा। इसी तरह से j कैप का डॉट प्रोडक्ट 1 होता है, 4 3 12 हो जाएगा, वो भी -12 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय अंडर रूट के अंदर 13। आसान है। तो यहां से कितना आ जाएगा? तो यहां से आ जाएगा -6 अपॉन अंडर रूट 13 यूनिट आ जाएगा। मतलब हमें जो वेक्टर ए का वेक्टर बी के अलोंग जो कंपोनेंट वेक्टर निकालना था, उस कंपोनेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो आपने निकाल लिया, ये सामने निकाल लिया। अब हमको निकालना है डायरेक्शन बी कैप। अब बी कैप कैसे निकालेंगे जरा देखिए। बी कैप यहां निकाल लेते हैं। देखो बी कैप कैसे निकालेंगे? वेक्टर बी डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। वेक्टर बी आपको दिया गया है 2i कैप माइनस 3j कैप डिवाइडेड बाय इस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड आपने अभी निकाला है, कितना आया है? अंडर रूट के अंदर 13 आया है, ये सामने आ गया। इसको उठा के मल्टीप्लाई कर दो उसमें, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको क्या निकल जाएगा? ax वेक्टर निकल जाएगा। ax वेक्टर क्या वेक्टर है? ax वेक्टर है द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर a along that वेक्टर b, या ये कह सकते हैं कि द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर a along x एक्सिस। ये कंपोनेंट वेक्टर होगा, याद रखिएगा। तो ये कितना हो जाएगा? a cos थीटा इनटू b कैप। ये b कैप थीटा से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, याद रखिएगा, है ना, ये बाहर मल्टीप्लाई हो रहा है, एंगल के अंदर मल्टीप्लाई नहीं होगा। a cos थीटा कितना आ गया? -6 अपॉन अंडर रूट के अंदर 13 इंटू वेक्टर बी कैप कितना है? 2i कैप माइनस 3j कैप और डिवाइडेड बाय अंडर रूट 13। देखिए रूट 13 कितना हो गया? 13। तो ये आपका हो जाएगा माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो 3j कैप माइनस 2i कैप, और यहाँ पे आ जाएगा 6, है ना, यहाँ पे क्या लग जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा 6 अपॉन 13। 6 अपॉन 13, तो 6 अपॉन 13 को पहले भी लगा सकते हैं। तो आपका वेक्टर ax कितना आ जाएगा?
6/13 इन ब्रैकेट 3j कैप माइनस 2i कैप। तो देखिए ये हो गया आपका कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी। तो देखिए इसका डायरेक्शन जरूरी है क्योंकि हमें वेक्टर निकालना है ए कैप, ए एक्स वेक्टर निकालना है। तो मैग्नीट्यूड तो यही है भैया ए कॉस थीटा, और बी कैप क्या है, इसकी डायरेक्शन, ठीक है। क्योंकि देखिए जो वेक्टर ए आप जो निकाल रहे हो, इस वेक्टर ए एक्स की डायरेक्शन और वेक्टर बी की डायरेक्शन दोनों सेम है, ठीक है। ये जो आपका ए एक्स वेक्टर की डायरेक्शन है, ये वेक्टर बी की डायरेक्शन की क्या है, सेम है। दोनों के मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, मतलब ए एक्स इज नॉट इक्वल टू बी, मतलब इस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड और वेक्टर ए एक्स का मैग्नीट्यूड आपस में सेम नहीं, लेकिन इनकी डायरेक्शन सेम है, इस वजह से हमने इतना किया है, ठीक है। होप सो कि यहाँ तक बात तो समझ में आ गई, किस अप्रोच के साथ करना है क्वेश्चन को। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बने रहिए। देखिए बेटा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। फाइंड द एंगल बिटवीन फोर्स, आपको दिया गया है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के फॉर्म में, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दिया गया है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के फॉर्म में। ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा, और डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, याद रखिएगा, ठीक है। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल आपसे पूछ रहा है, और ये भी पूछ रहा है ऑल्सो फाइंड द प्रोजेक्शन, और प्रोजेक्शन में प्रोजेक्शन वेक्टर नहीं निकालना, प्रोजेक्शन वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है, ओनली मैग्नीट्यूड ऑफ एफ ऑन डी, प्रोजेक्शन ऑफ फोर्स ऑन डिस्प्लेसमेंट, फोर्स का डिस्प्लेसमेंट के ऊपर प्रोजेक्शन निकालना है, बहुत आसान है। चलिए पहले तो वीडियो को पॉज कर लीजिए और क्वेश्चन को खुद सॉल्व करिए, उसके बाद देखिए क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। आपको दो वेक्टर के बीच के एंगल निकालना है, और आपको पता होना चाहिए दो वेक्टर के बीच के एंगल निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, डॉट प्रोडक्ट यूज करना होता है। तो हम क्या यूज करेंगे, डॉट प्रोडक्ट यूज करेंगे। किसका डॉट प्रोडक्ट यूज करेंगे, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और फोर्स वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट यूज करेंगे। तो वेक्टर एफ डॉट वेक्टर डी इज इक्वल टू एफ डी कॉस ऑफ थीटा। तो यहां से कॉस ऑफ थीटा बराबर आ जाएगा वेक्टर एफ डॉट वेक्टर डी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ एफ और मैग्नीट्यूड ऑफ डी। अब एक काम करते हैं, फोर्स का मैग्नीट्यूड अलग निकालते हैं, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड अलग निकालते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पे फोर्स का मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूँ। फोर्स का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, या तो इसको एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर इसको रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर एफ और इसमें लगा दीजिए मॉड, ये हो जाएगा अंडर रूट के अंदर। वेक्टर फोर्स को देखिए, इसके आई कैप का मल्टीपल है 3, तो आप कर दीजिए 3 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस जे कैप का मल्टीपल है 4, 4 का स्क्वायर, के कैप का मल्टीपल है -5, -5 का स्क्वायर कर दीजिए। सिंपलीफाई करेंगे तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, ये हो जाएगा अंडर रूट 50, इट कम्स आउट टू बी 5 रूट 2, ठीक है, आसान है। इसी तरह से आप डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालिए। हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, या तो इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे या फिर ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। अंडर रूट के अंदर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आपके सामने लिखा हुआ है, इसके आई कैप का मल्टीपल कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर कर दीजिए। जे कैप का मल्टीपल कितना है 4, 4 का स्क्वायर कर दीजिए। के कैप का मल्टीपल है 3, 3 का स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। इस तरह से सिंपलीफाई करिए, 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, इट्स अगेन कम्स आउट टू बी 50, एंड स्क्वायर रूट बाहर निकालेंगे तो 5 रूट 2 हो जाएगा। तो देखिए वेक्टर फोर्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपने आसानी से निकाल लिया। अब बस कुछ नहीं करना, उठा के यहाँ पे पुट करना है। तो cos थीटा बराबर हो जाएगा वेक्टर f और वेक्टर डी लिख दीजिए। f कितना है 3i कैप, क्योंकि वेक्टर की फॉर्म में लिखना पड़ेगा ना, ये वेक्टर फॉर्म में है ना, प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप, ब्रैकेट लगा दीजिए, डॉट करिए। वेक्टर डी है आपके पास 5i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप। नाउ डिवाइड का साइन लगाइए, और f और d निकाला है आपने 5 रूट 2 मल्टीप्लाई बाय 5 रूट 2। अब देखिए दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करना आता है, आई कैप को आई कैप के साथ डॉट करेंगे तो 1 आता है, मैंने बताया था अगर आपको याद हो तो। आई कैप को आई कैप के साथ डॉट करो, जे कैप को जे कैप के साथ डॉट करो, या के कैप को के कैप के साथ डॉट करना, हमेशा कितना आएगा 1 आएगा। लेकिन अगर तुमने आई कैप को जे कैप के साथ डॉट कर दिया, या जे कैप को के कैप के साथ डॉट कर दिया, या के कैप को आई कैप के साथ डॉट कर दिया, इवन अगर तुमने इसके अपोजिट जे कैप को आई कैप के साथ, के कैप को जे कैप के साथ, या फिर आई कैप को के कैप के साथ रिप्रेजेंट डॉट कर दिया, तो इसकी वैल्यू कितनी आती है 0 आती है, याद रखना। तो कर लो, आई कैप का डॉट 1 होता है, तो 3 5 से कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई पे क्योंकि आई कैप का डॉट 1 होता है तो हमने यहाँ पे बंद कर दिया, प्लस का साइन लगाओ। जे कैप 1, 4 4 सा 16, तो 16 मल्टीप्लाई बाय 1, माइनस और प्लस में माइनस लगाओ। के कैप का डॉट प्रोडक्ट 1 होता है, 5 3 सा 15 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 1 हो गया। डिवाइड का साइन लगाएंगे, 5 5 सा 25,
और रूट टू मल्टीप्लाई बाय रूट टू 2 होता है, तो 25 मल्टीप्लाई बाय 2 बिकम 15, तो ये आपका हो गया 15। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो 15 से 15 कैंसिल, 16 अपॉन 50 आ जाएगा, 60 अपॉन 50 इट कम्स आउट टू बी 8 अपॉन 25, कितना आ जाएगा 8 अपॉन 25। दिस इज व्हाट द एंगल बिटवीन वेक्टर ए और वेक्टर बी। वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल आ जाएगा थीटा बराबर cos इनवर्स 8 अपॉन 25। सो दिस इज व्हाट द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स के बीच का ये निकला है आपके सामने एंगल। पहला पार्ट आ गया। दूसरा पार्ट हम कैसे निकालेंगे, आपसे कह रहा है कि इस फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ एफ ऑन डी, एफ का डी पर प्रोजेक्शन निकालिए। तो मैंने बताया था कि फोर्स का डिस्प्लेसमेंट पर प्रोजेक्शन निकालना हो तो हम क्या करते हैं, हम कुछ नहीं करते, हम निकालते हैं एफ कॉस थीटा। क्या निकालते हैं, एफ कॉस थीटा। जिसका प्रोजेक्शन निकाला जाए उसका ले लो कॉस ऑफ थीटा, और उसको क्या कर देना है आपको, उसको आपको कर देना है, क्या कर देना है, हमें डी पे प्रोजेक्शन निकालना है, तो हम इसको करेंगे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन बी। अब आपके पास दो रास्ते हैं, या तो आप f cos थीटा कर दो, क्योंकि आपको f भी आप f तो निकाल सकते हो ना। ये क्या है, f क्या है, फोर्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, और cos तुमने अभी निकाला है, तो तुम या तो यहां से निकाल लो, और या फिर डायरेक्ट तुम a डॉट b करो अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b करो। तो दोनों से करोगे तो दोनों से ही आएगा। तो तुम्हें करके दिखाता हूं, तब तुम्हें समझ में आएगा, ठीक है। इसको तो पहले तुम अच्छे से कॉपी कर लो, पहले इसको तो अच्छे से कॉपी कर लो, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ f का प्रोजेक्शन किस पे, b पे, और b क्या है तुम्हारा, b क्या है तुम्हारा, b है तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट, तो उसको डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में लिख लिया जाए फटाफट। तो ये तुम्हारा हो जाएगा वेक्टर f डॉट वेक्टर b अपॉन d। या तो तुम ये निकाल लो और या तो तुम ये निकालो, दोनों में से एक निकाल लो। चलो हम दोनों करके देखते हैं। f वेक्टर फोर्स f, इस f वेक्टर का मैग्नीट्यूड तुमने कितना निकाला था, 5√2, तो कर दो 5√2 मल्टीप्लाई बाय cos ऑफ थीटा, तुमने cos का निकाला है 8 अपॉन 25, बोलो निकाला है कि नहीं। उसको सिंप्लीफाई कर दो, 5 1 5, 5 5 हो जाएगा, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 8√2 अपॉन 5, दैट इज योर आंसर। दिस इज व्हाट द प्रोजेक्शन, ओनली मैग्नीट्यूड, दिस इज व्हाट द प्रोजेक्शन ऑफ f ऑन d। कितने आसानी से निकाल लिया। अब तुम चाहो तो तुम इस तरह से भी निकाल सकते हो, पहले f को d के साथ डॉट करो, फिर उसको d डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, तो भी तुम्हारा आंसर इतना ही आएगा। करके देख लेते हैं, चलो सेकंड मेथड। पहले f डॉट डी निकालो, तुमने f डॉट डी निकाला, f डॉट डी निकालने में तुम्हारा कितना आया था 16, ये तो आया था f डॉट डी अपॉन डी, तो f डॉट डी निकालने में कितना आया था 16 आया था डिवाइडेड बाय, और d वेक्टर d का मैग्नीट्यूड कितना है 5√2। अच्छा एक बात बताओ, इसको हम कैसे कर सकते हैं, 8 मल्टीप्लाई बाय 2 कर सकते हैं अपॉन 5√2। अच्छा 2 को हम और क्या कर सकते हैं, 2 को हम कर सकते हैं √2 मल्टीप्लाई बाय √2 अपॉन 5√2। देखो √2 से √2 कैंसिल, कितना हो जाएगा 8√2 अपॉन 5, दैट इज योर आंसर। चाहे तुम इस तरह से निकालो, चाहे तुम इस तरह से निकालो, दो आंसर सेम है। इसी को बोलते हैं प्रोजेक्शन ऑफ f ऑन d। या तो तुम ये निकाल लो या तो तुम ये निकाल लो, दोनों बात सेम है, आसान है, इजी है। तो किसी के ऊपर प्रोजेक्शन पूछे, जैसे a का b पे प्रोजेक्शन, तो a cos थीटा निकाल लो। जैसे वेक्टर r का वेक्टर k पे प्रोजेक्शन पूछे तो r cos थीटा निकाल लो। इसी को बोलते हैं m पे प्रोजेक्शन। आसान है। तो इस तरह से हम लोग इस अप्रोच के साथ क्वेश्चन को करेंगे। होप सो कि आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बने रहिए, कहीं मत जाइए। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने, बहुत आसान है। पहले वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन को खुद सॉल्व करिए। फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। आपको स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट निकालना है। बहुत आसान क्वेश्चन है, मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा भी चुका हूं। स्केलर प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं, स्केलर प्रोडक्ट को हम डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या पूछ रहा है, स्केलर प्रोडक्ट पूछ रहा है। स्केलर प्रोडक्ट का दूसरा नाम है डॉट प्रोडक्ट। इसको हम और क्या बोलते हैं, डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं। दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, आपको मैंने बताया था, वेक्टर a डॉट वेक्टर b, वेक्टर a डॉट वेक्टर b, और दो वेक्टर का डॉट हमें निकालना है। चलो फटाफट से निकाल लो। वेक्टर a तो मैं कितना दिया गया है 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस 5k कैप दिया गया। डॉट का साइन लगाइए। वेक्टर b आपको पता है माइनस 2i कैप प्लस j कैप माइनस 3k कैप। चलो अब तुम्हें पता है जब i कैप के साथ डॉट करते हैं तो बनाता है, जब i कैप को j कैप के साथ डॉट करेंगे 0 हो जाएगा, i कैप को k कैप के साथ डॉट करेंगे 0 हो जाएगा। तो जब जो 0 हो जाएगा उसको लिखने की जरूरत नहीं है। i कैप डॉट i कैप 1 और 3 2 6, वो भी माइनस साइन के साथ, माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय 1 कहां से आया, i कैप डॉट i कैप का 1 होता है। नाउ
जे कैप को जब जे कैप से करेंगे तो 1 हो जाएगा, और यहाँ पे लिखा है -4 मल्टीप्लाई बाय 1, -4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, और जे कैप डॉट जे कैप का हो जाता है 1। ये हो गया 5 3 15, वो भी -15 मल्टीप्लाई बाय के कैप डॉट के कैप कितना होता है 1। तो बस निकाल लो, -6 -4 -15, इट कम्स आउट टू बी कितना हो जाएगा -25 है ना। तो ये हो गया -25 यूनिट। बोलो ठीक है। तो मतलब दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकल गया -25 यूनिट, अगर किसी यूनिट में होगा तो। अदरवाइज यूनिट में नहीं है तो अब यहां से यूनिट लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए ओके, बात समझ में आ गई। अब हमें निकालना है दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट। तो आपको पता है क्रॉस प्रोडक्ट का दूसरा नाम क्या है? क्रॉस प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं? हम उसको वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। तो आपसे वेक्टर प्रोडक्ट पूछा गया है जिसे हम क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं। दो वेक्टर का क्रॉस कैसे निकालेंगे? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। तो आपको डिटरमिनेंट मेथड यूज करना पड़ेगा। आई कैप, जे कैप और के कैप लिख दीजिए। पहले बताइए वेक्टर ए का आई कैप, जे कैप, के कैप का मल्टीपल क्या है? आई कैप का मल्टीपल है 3, जे कैप का मल्टीपल है -4 और के कैप का मल्टीपल है 5। उसी तरह देखिए बी कैप में आई कैप का मल्टीपल है -2, जे कैप का मल्टीपल है 1 और के कैप का मल्टीपल है -3। कैसे सिंपलीफाई करेंगे? आई कैप लिख दीजिए पहले। तो आई कैप में लिखेंगे, देखिए ये रो बंद कर दीजिए और पहली कॉलम बंद कर दीजिए। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बंद कर दीजिए। इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, -4 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस हो जाता है, और 4 3 12 हो गया। तो यहाँ लिख दीजिए 12। माइनस का लगाइए साइन फॉर्मूले वाला, और फिर 1 को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो गया 5। फिर लगाइए माइनस का साइन जे कैप। जे कैप में आप क्या करेंगे? इस वाले रो को बंद करेंगे और बीच वाले कॉलम को बंद कर लेंगे। फर्स्ट रो बीच वाला कॉलम बंद कर दीजिए, 3 को इससे मल्टीप्लाई करिए। जब 3 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 होता है, तो लिख दीजिए -9 होता है ना। फिर लगाइए साइन फॉर्मूले वाला। फिर -2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -10 हो जाएगा, और -10 हो जाएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो ये हो जाएगा यहाँ पे +10 हो जाएगा, और प्लस आप क्या करेंगे? के क्या लिख देंगे, ब्रैकेट लगाएंगे। फर्स्ट रो और इस कॉलम को, थर्ड कॉलम को बंद कर दीजिएगा। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को बंद करेंगे, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 3, तो यहाँ पे कर दीजिए 3 1 3। माइनस साइन फॉर्मूले वाला, -2 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस बिकम प्लस, 2 4 8, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 8। बोलो क्लियर है? बस अब आप फटाफट कर लो। 12 में से 5 माइनस करो 7, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 7 आई कैप। -9 + 10 हो जाएगा 1, तो दैट इज -j कैप। 3 में से 8 माइनस करो -5 k कैप। सो दिस इज व्हाट योर क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट आ गया 7 आई कैप -j कैप -5 k कैप। अब आपको क्या करना है? अब आपको इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो फटाफट से इसका मैग्नीट्यूड मुझको निकाल के दिखाइए, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, और उसको कमेंट भी करिएगा कि इसका मैग्नीट्यूड आपने कैसे निकाला, कितना निकाला। ठीक है, आपके लिए होमवर्क क्या है? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का आपको निकालना है मैग्नीट्यूड। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बने रहिए, कहीं मत जाइए। देखो बेटा हमारे पास दो वेक्टर है। आपसे कह रहा है कैलकुलेट द एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम। उस पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड आउट करिए whose two adjacent sides are formed by the vector a and b। हमारे पास दो वेक्टर है a और b, ठीक है, और एक वेक्टर है b, मतलब a वेक्टर a वेक्टर b। अब जरा इसको सोच के देखो कि वेक्टर a तुम्हारा ये xy प्लेन में है और ये वेक्टर b भी तुम्हारा किसमें है? xy प्लेन में है, लेकिन ये x प्लेन के अपोजिट है। तो जरा समझते हैं, बहुत ध्यान से देखना, आराम से। तुम अगर वेक्टर ए को ड्रॉ करना चाहो तो तुम वेक्टर ए को ड्रॉ कैसे करोगे? ये एक्स वाई प्लेन में ड्रॉ करोगे। वेक्टर ए का जो एक्स कंपोनेंट है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है, और वेक्टर बी का जो वाई कंपोनेंट है वो पॉजिटिव वाई एक्सिस में है। तो इसका मतलब वेक्टर ए तुम्हारा ये बन सकता है, वेक्टर ए आपका ये बन सकता है। बोलो, बहुत आसान है। अब सुनो, वेक्टर बी को देखो, वेक्टर बी का जो एक्स कंपोनेंट है वो माइनस एक्स एक्सिस में है, और वेक्टर बी का जो वाई कंपोनेंट है वो प्लस वाई एक्सिस में है। और तुमको पता होना चाहिए तुम्हारा ये एक्सिस है भाई, है कि नहीं? ये एक्स एक्सिस माइनस एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस माइनस वाई एक्सिस। तो हमने एक्स वाई प्लेन में तो इस वेक्टर ए को बना दिया ऐसे। तो ये वेक्टर भी कहां बन सकता है? ये इसका एक्स कंपोनेंट देखो माइनस की तरफ है और ऊपर की तरफ है, तो वेक्टर भी तुम्हारा कुछ इस तरह बनेगा जहां तक मेरा ख्याल है। तो ये तुम्हारा बन गया वेक्टर बी। बोलो क्लियर है क्या? अभी हमें इनके बीच का एंगल नहीं पता, ये भी मत कहना कि इनके बीच का एंगल 90 डिग्री है, नहीं, इनके बीच का एंगल 90 डिग्री नहीं होगा। आपको दिखने से लग रहा होगा 90 डिग्री, लेकिन इनके बीच का एंगल 90 डिग्री बिल्कुल भी नहीं होगा। ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से, ठीक है। हमें इन दो वेक्टर्स को जोड़ते हुए, या यूं कह दिया जाए कि इन दो वेक्टर से एक्युपाइड जो पैरेललोग्राम होगा उसका एरिया निकालना है। तो इस इन दो वेक्टर से एक्युपाइड हमें एक पैरेललोग्राम है, ये हमारा एक पैरेललोग्राम है, इन दो वेक्टर से एक्युपाइड हमें इस पैरेललोग्राम का एरिया निकालना है। ये आपको इसका एरिया निकालना है,
ठीक है बच्चे। तो पैरेललोग्राम की दो साइड्स आपको पता है, एक साइड ये एक साइड ये, और बोला गया है कि पैरेललोग्राम की दो साइड वेक्टर से बने हुए हैं। देखिए लिखा गया है ना, टू एडजेसेंट साइड्स आर फॉर्म्ड बाय द वेक्टर्स। देखो वेक्टर से बने हैं, वेक्टर ए पता है, वेक्टर बी पता है। तो इस पैरेललोग्राम का एरिया निकालना है। तो मेरे बच्चे पैरेललोग्राम का एरिया कितना होता है? पैरेललोग्राम पैरेललोग्राम का एरिया, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कैसे निकालते हैं मेरे बच्चे? मॉड के अंदर a क्रॉस b, बस हो गया। दो वेक्टर का क्रॉस कर दीजिए, उसका मैग्नीट्यूड आपको क्या देगा? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम का एरिया दे देगा। बहुत आसान है, मैं आपको करा भी चुका हूं, आपको याद होना चाहिए। कैसे बनाना समझ में आ गया? तो आपको देखो, ये वेक्टर b होगा, ये वेक्टर a होगा और ये वेक्टर b, तो वेक्टर a और वेक्टर b से मिलाता हुआ एक पैरेललोग्राम बन गया। इस पैरेललोग्राम का आपको एरिया निकालना है। तो बस पहले a क्रॉस b निकाल दो, फिर इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, इसको तुम्हें एरिया मिल जाएगा। तो हमें वेक्टर a और वेक्टर b का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। तो पहले वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b निकालो, मतलब हमें डिटरमिनेंट मेथड यूज करना है, i कैप j कैप k कैप। i कैप वेक्टर a का देखो, इसका i कैप का मल्टीपल 3, j कैप का मल्टीपल 5, k कैप का मल्टीपल 0। वेक्टर b देखो -3 7 0। अब जब तुम a क्रॉस b करोगे ना, तो तुम्हें देखो दोनों वेक्टर प्लेन में है, xy प्लेन में है, दोनों वेक्टर xy प्लेन में है, तो इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो किस प्लेन में होगा? वो प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। वो कहां होगा? प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। देखो वेक्टर ये और वेक्टर बी ए क्रॉस बी, थंब इंडिकेट आउटवर्ड डायरेक्शन में, मतलब ये पॉजिटिव z एक्सिस में होगा। किस में होगा? पॉजिटिव z एक्सिस में। कौन होगा? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की डायरेक्शन पॉजिटिव z एक्सिस के अलोंग होगी। चलो करके देखते हैं। ये आपका हो गया आई कैप। अब आई कैप में आप क्या करोगे? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बंद कर देना, फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो बंद कर देना। तो तुम 5 से 0 से मल्टीप्लाई करोगे, तो 5 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0, माइनस 7 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0 आ जाएगा, माइनस j कैप कर देना। इसी तरह से तुम अपना फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम बंद कर देना। तो 3 को 0 से मल्टीप्लाई करना 0, और माइनस 3 को 0 से मल्टीप्लाई करना अगेन 0, तो ये 0 माइनस 0 हो गया, प्लस k कैप। अब देखो ये बंद कर लो, ये बंद कर लो, 3 7 सा 21, माइनस साइन आएगा, और माइनस 3 इंटू 5 माइनस 15, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये आपका हो गया 15। तो a क्रॉस b कितना हो गया? 36 k कैप, 36 k कैप। और देखो मैंने बताया था कि a क्रॉस b तुम्हारा कितना आएगा? k कैप के अलोंग, मतलब z डायरेक्शन के अलोंग होगा। देखो a क्रॉस b की डायरेक्शन देखो z डायरेक्शन के अलोंग आ गई, आ गई कि नहीं? क्योंकि वेक्टर a और वेक्टर b दोनों xy प्लेन में थे। तो आपने a से b, a टू b लेकर आओगे, थंब इंडिकेट आउटवर्ड डायरेक्शन में, तो ये a क्रॉस b की डायरेक्शन देगा। समझ में आ गया? तो बस, तो a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड क्या होगा? व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b? हमें डायरेक्शन को हटा देना है, सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखना है। ये आपको हो गया 36। अब क्योंकि एरिया निकालने हैं और पैरेललोग्राम का एरिया आपको a क्रॉस b देता है, तो इसका मतलब एरिया कितना हो जाएगा? स्क्वायर यूनिट। स्क्वायर यूनिट कोई भी यूनिट हो सकती है, मीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर, कुछ भी हो सकता है, लेकिन स्क्वायर में लेना, याद रखना भाई। एरिया की यूनिट स्क्वायर में होती है ना, मीटर स्क्वायर किलोमीटर स्क्वायर होती है। किस तरह से निकाला समझ में आ गया? पैरेललोग्राम का एरिया में ऐसे निकालते हैं। होप सो कि यहां तक बात आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बने रहिए। देखो बेटा, इस बार क्वेश्चन दिया गया है, द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर रिप्रेजेंटेड बाय। अब पैरेललोग्राम की डायगोनल्स आपको दी गए हैं। अभी तक पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स आपको पता थी, अब पैरेललोग्राम के डायगोनल्स दिए गए हैं। मान लीजिए आपके पास कोई पैरेललोग्राम है, लेट इट बी, ये कोई पैरेललोग्राम है आपके पास, ए बी सी डी। इस बार आपको पैरेललोग्राम की डायगोनल्स दी गई हैं, 2i कैप 3j कैप माइनस 5k कैप। तो मान लीजिए कुछ भी इसका डायरेक्शन ले सकते हैं। लेट इट बी, मान लीजिए वेक्टर हमारे पास एक d1 दिया गया है डायगोनल फॉर्म में, वेक्टर d1 दिया गया डायगोनल फॉर्म में, ठीक है? तो अब उसको वेक्टर फॉर्म में बना दीजिए फटाफट से। और एक आपके पास दूसरा वेक्टर दिया गया है d2, चलिए आप d2 वेक्टर बना दीजिए। तो जब आप d2 वेक्टर बनाएंगे तो आपको क्या मिलेगा? मान लीजिए आपने d2 वेक्टर बना दिया, ये आपका d2 वेक्टर आ गया। लेट इट सपोज दैट, मान लीजिए, अब मैं ये कह रहा हूं कि d2 वेक्टर इसी डायरेक्शन में होगा, कुछ भी डायरेक्शन हो सकती है, लेकिन अब बस कहने की बात ये है कि पैरेललोग्राम की जो डायगोनल्स हैं वो आपको दिए गए हैं d1 और d2 वेक्टर के फॉर्म में। इसका एरिया आपसे पूछ रहा है, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अभी पहले क्या किया था हम लोगों ने कि पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स दी गई थी, इसका एरिया निकाला था। अब पैरेललोग्राम की डायगोनल्स दी गई हैं, इसका एरिया कैसे निकालेंगे? बहुत आसान है। तो कैसे करेंगे? अगर आपको डायगोनल्स पता है पैरेललोग्राम का, तो आप इसका एरिया निकाल सकते हो। बेटा क्या होता है? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम
इज इक्वल टू 1/2 D1 डायगोनल क्रॉस D2 डायगोनल। दोनों डायगोनल का क्रॉस प्रोडक्ट करो, फिर इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो और फिर मैग्नीट्यूड को 2 से डिवाइड कर देना, तो तुम्हें उस पैरेललोग्राम का एरिया निकल आएगा। अब तुम्हें दो डायगोनल्स या दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करना आता है, तो चलो पहले हम लोग क्या करते हैं, वेक्टर D1 क्रॉस वेक्टर D2, दो डायगोनल्स वेक्टर का हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं। डिटरमिनेंट मेथड यूज करेंगे, आई कैप जे कैप के कैप। चलो आई कैप आपके पास क्या है, आई कैप मतलब आपका D1 वेक्टर का, देखो आई कैप का मल्टीपल क्या है 2, जे कैप का मल्टीपल 3, के कैप का मल्टीपल 5, और D2 वेक्टर का आई कैप का मल्टीपल है 6, ये है 5 और ये है -3। तो बेटा कैसे करते हैं, तुमको तो करना आ गया होगा ना, तो हम क्या करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट है कि पहले आप काम करिए, आप इस रो को इस फर्स्ट कॉलम को बंद कर दीजिए, तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे -9 आ जाएगा, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25, वो भी माइनस के साइन से -25, और माइनस माइनस हो जाता है +25, ठीक है। माइनस जे कैप करेंगे, नाउ जे कैप के लिए आपको ये बंद करना पड़ेगा, ये बंद करना पड़ेगा, 2 3 6, तो -6 हो गया, माइनस फॉर्मूले वाला, 6 5 30, वो भी माइनस के साथ, तो माइनस माइनस हो जाएगा +30। ये देखिए बार बार इसकी प्रैक्टिस करिएगा, अब ये माइनस प्लस में आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। प्लस के कैप, के कैप में हम क्या करेंगे, इस वाले रो को और थर्ड कॉलम को बंद करेंगे, 2 5 हो जाएगा 10, माइनस 6 3 18, ये हो गया आपके पास 18। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, तो आपका ये हो जाएगा 25 में से 9 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 6, तो ये आ जाएगा 16 आई कैप, ये आपका हो जाएगा +24 जे कैप, और प्लस इसको करेंगे -8 के कैप, ठीक है। तो अब इसका क्या कर दीजिए, क्रॉस प्रोडक्ट आपने निकाल लिया, अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो भैया D1 क्रॉस D2 का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, वो भी बहुत आसान है, अंडर रूट के अंदर आई कैप का मल्टीपल 16 का स्क्वायर कर दो, 24 जे कैप का मल्टीपल 24 का स्क्वायर कर दो, प्लस 8 का मल्टीपल 8 का स्क्वायर कर दो। अब इसको तुम्हें सिंप्लीफाई करना है, तो मैं यहाँ पे देख लेता हूँ कितना आया है, क्योंकि काफी बड़ी वैल्यूज हैं। 16 का स्क्वायर करेंगे तो आपका आ जाएगा 256, ये याद रखिएगा, 16 का स्क्वायर आ जाएगा 256, प्लस 24 का स्क्वायर आपका आ जाएगा आई थिंक -24 का 576 आ जाएगा, 576, और -8 का स्क्वायर 64 आ जाएगा। हम सबको ऐड करेंगे, और सबको ऐड करने पे कितना आ रहा है 896, 896 आ रहा है, 896 आ रहा है। तो अप्रोक्सीमेट जो वैल्यू होगी वो 30 होगी, अप्रोक्सीमेट कितनी होगी 30। अब क्योंकि हम एरिया वेक्टर निकालने वाले हैं, तो एरिया वेक्टर निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एरिया स्क्वायर में तो होता है ना, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा स्क्वायर यूनिट, क्या लिख दीजिएगा, स्क्वायर यूनिट लिख दीजिएगा। अभी ये स्क्वायर यूनिट नहीं है, अभी ये स्क्वायर यूनिट नहीं है, अभी तो आपने ए क्रॉस बी का वो निकाला है, आई मीन क्या निकाला है, मैग्नीट्यूड निकाला है। अब आपको निकालना है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, तो पैरेललोग्राम के लिए कैसे निकालेंगे, 1/2 D1 क्रॉस D2 का मैग्नीट्यूड कितना आया है 30, तो आप यहाँ पे लिख देंगे 30, इट कम्स आउट टू बी 15 स्क्वायर यूनिट। अब यहाँ पे ये 15 स्क्वायर, यहाँ मत करो, यहाँ मत करो 50 स्क्वायर यूनिट, यहाँ पे तुम सिर्फ यूनिट लिख दो, काम चल जाएगा। यहाँ पे क्या लिख दो, सिर्फ यूनिट लिख दो, जब इस यूनिट को उठा के यहाँ पे लिखना ना, तब स्क्वायर यूनिट करना, क्योंकि हमको एरिया निकालना है ना, और एरिया क्या होता है, यूनिट स्क्वायर फॉर्म में होता है, ठीक है। बात समझ में आ गया, तो किस अप्रोच के साथ आपने क्वेश्चन किया है, होप सो कि आपको क्लियर हो गया होगा। इसी तरह से आपको अगर एक ट्राइंगल का दो एडजेसेंट साइड पता हो, तो भी आप इसका एरिया इसी तरह से निकालते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई ट्राइंगल है, आपके पास कोई ट्राइंगल है ABC, और आप मान लीजिए आपके पास इस ट्राइंगल का एक वेक्टर ये दिया गया है, वेक्टर मान लीजिए दो ट्राइंगल की दो एडजेसेंट साइड दी गई है, ये साइड और ये साइड दी गई है, लेट इट बी वेक्टर A और वेक्टर B दिया गया है। आपसे कह रहे हैं बताइए इसका एरिया कितना होगा, तो कुछ नहीं करना है आपको, इसका एरिया कैसे निकालोगे, वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B का मैग्नीट्यूड लेकर 2 से डिवाइड कर देना, बस इस ट्राइंगल का एरिया इसी तरह से निकलेगा जैसे आपने इसका एरिया निकाला है, ठीक है। तो यहाँ पे हम वेक्टर एनालिसिस के आज के क्वेश्चंस की सीरीज को समाप्त करते हैं, खत्म करते हैं। होप सो कि सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। वैसे तो बहुत ढेर सारे क्वेश्चंस हैं, आप अपने बुक के क्वेश्चन सॉल्व करिए। अब मैं क्वेश्चन सॉल्व करते चलूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, कुछ प्रैक्टिस आपको भी करनी होगी। बच्चे क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व करिएगा, वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और वेक्टर समझ में आ गया तो आगे के टॉपिक समझ में आ जाएंगे। और इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट अपना चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं बहुत ही जल्दी, काइनेमेटिक्स मोशन इन 1 डायमेंशन। तो बने रहिएगा और एंजॉय करिएगा मोशन 1 डायमेंशन को। अपने डाउट्स पूछना मत भूलिएगा, आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको फिर से रिप्लाई करूंगा, मैं इसको वीडियो फिर से बना दूंगा।
कोई किसी भी टॉपिक में कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करिएगा, मैं उसकी वीडियो एट द इंस्टेंट बना दूंगा। ठीक है बच्चे, लेकिन आपका सपोर्ट, आपका प्यार बहुत ज़रूरी है मेरे लिए, मेरे मोटिवेशन के लिए, है कि नहीं। तो थोड़ा सा वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर किया करिए, अपने फ्रेंड से शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यही है जो भी है आपके सामने है, बोर्ड है, मार्कर है, मैं हूँ, बाकी मैं जितना मुझे समय मिल जाता है मैं आपको पढ़ाता हूँ। तो ये समझ लीजिए कि एक गुरु दक्षिणा, एक टीचर की गुरु दक्षिणा, ये फीस, आप फीस अगर आप पूछ रहे हैं मेरी फीस कितनी होगी, तो फीस मैं आपसे ये बोलूँगा कि आप एक लाइक कर दिया करिए, कमेंट कर दिया करिए, शेयर कर दिया करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दिया करिए। बस मेरे लिए इतना बहुत होगा। थैंक यू सो मच बच्चों। तो यहाँ पे हम आज की क्लास को समाप्त करते हैं। पढ़ाई करते रहिए, तैयारी करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।